कहते हैं ना, शुरुआत आप जब से करते हैं सफलता के रास्ते पर, आप तभी चल देते हैं। यदि आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कितना भी आप मन बनाते रहेंगे तो मन ही बनता रह जाएगा और उस मुकाम तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जितना हो सके मन ना बना करके और आप शुरुआत करने का प्रयास किया करिए, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करने का प्रयास करिएगा, यानी कि हम सोचते रहें, अभी सोचते रहें, अच्छा नहीं बना तब भी सोचते रहें। इस टॉपिक से क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आता है आपके पेपर में, तो सबसे ज़्यादा हमको क्या पढ़ना है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, ये शिक्षण का स्तर। ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है ये वाला, ठीक है, कि शिक्षण का स्तर, इसमें से स्मरण शक्ति, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और विचारात्मक, इसको कहते बोलते हैं मेमोरी पावर, इसको अंडरस्टैंडिंग पावर, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, यही आपको पढ़ने को मिलता होगा जब आप पेपर लगाते होंगे, तो ये आपको मिलता होगा। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर में, प्रश्न जहाँ से आता है, भर भर के प्रश्न आता है, कहाँ से, ये वाला, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। एक तो अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी पद्धति, और दूसरा है ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, जिसमें स्वयं स्वयं प्रभा मोक्ष। एक प्रश्न पक्का, एक प्रश्न यहाँ से आपका आएगा, एक प्रश्न यहाँ से आपका आएगा, और आपका एक प्रश्न इससे भी आता है, ये किशोर वयस्क शिक्षार्थी की जो अपेक्षाएं हैं ना, या फिर उसका भावनात्मक और संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति, सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक, किशोर जो शिक्षार्थी हैं उनका संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक उनकी मन स्थिति कैसी है, ये टॉपिक से प्रश्न आता है, खूब आया हुआ है। और ये मैं आपको जब भी मैं पढ़ाऊँगी, मैं आपको हमेशा ओल्ड पेपर दिखा के पढ़ाऊँगी। फर्स्ट पेपर जिस जिस जब मेरा प्रथम पेपर में 27 प्रश्न सही हुआ था दोस्तों, इसलिए बता दूं कि, अरे यार अभी तो मैं लाइव क्लास में हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ अभी लाइव क्लास। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, पेमेंट कर दीजिएगा बुक के लिए तो, और एड्रेस भी भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, पेमेंट करके एड्रेस भेजना है। हाँ पेमेंट करके एड्रेस भेजना है। चलिए ठीक है। तो एक और क्या है इम्पोर्टेंट, ठीक है सॉरी, एक और क्या इम्पोर्टेंट है इसमें से, आपका पेपर में कभी कभी आ जाता है परंपरागत, यानी जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी, और आज आधुनिक आईसीटी, जैसे कि मैं आज आईसीटी आधारित शिक्षा प्रणाली आपको दे रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ ये क्या है, तो ये आईसीटी आधारित है। एक प्रश्न आपका कहाँ से, मूल्यांकन से जरूर बनता है, चाहे वो निकष संदर्भित हो, मानक संदर्भित हो, ठीक है, मूल्यांकन प्रणाली से आपका एक प्रश्न बन ही जाता है। तो 5 प्रश्न यहीं से आते हैं, और प्रश्न बड़ा गूढ़ होता है, बहुत आसान आसान सा प्रश्न नहीं रहता, ठीक है, प्रश्न भी बड़ा कठिन कठिन सा होता है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ अपने टॉपिक पर। अभी सब ओल्ड पेपर है तो अभी इससे बात नहीं करती, ठीक है, जब हम पढ़ लेंगे तब आपको ये ओल्ड पेपर समझ में आएगा। तो अभी ओल्ड पेपर के जो प्रश्न है ना, ये उससे बात नहीं करती मैं, क्योंकि देखो प्रथम पेपर, दरअसल बता दूं, केवल ओल्ड पेपर ही नहीं देखना है, बल्कि हमारे पास भी मौका है कि हम एक बार कॉन्सेप्ट को देखें। कॉन्सेप्ट को देखने के बाद ही हमको ओल्ड पेपर पे काम करना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम क्या देख रहे हैं, हम शिक्षण के स्तर को देखने वाले हैं। अब मैं चलूंगी कहाँ पर, प्रश्नोत्तरी पर, ठीक है, प्रश्नोत्तरी पर मैं आ गई। अब मुझे एक बार अब बता देना कि प्रश्नोत्तरी वाला जो पीडीएफ है वो आपको बकायदा दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है ओके। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से है, तो हम ब्लूम टेक्सोनॉमी अभी नहीं कर रहे, क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, है ना। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का जब हमने नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो हम कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। हेलो हाँ फ्रेंड्स, नमस्ते, हाँ बोलिए। हिंदी हिंदी के लिए कि प्रश्नोत्तरी बुक, हिंदी का कंटेंट बुक, हाँ हिंदी का कंटेंट बुक। अच्छा हाँ ठीक है, कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, पेमेंट करके एड्रेस भेज दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, बात कर लेती हूँ, क्लास में हूँ यार, बात करती हूँ, क्लास में हूँ अभी। हाँ 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 ठीक है, वेरी गुड। चलिए,
तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी हम अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा। यदि आप उत्तर बताना चाहें बता दीजिए, यदि आपको उत्तर बताना हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम कहाँ जाएंगे, हम पढ़ेंगे स्मृति लेवल वाला, ठीक है, स्मृति स्तर पढ़ेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे अभी तैयारी करने वाले हैं। तो हम आएंगे उन प्रश्नों पर, यहाँ उत्तर वगैरह सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है। ये पुस्तक भी आपके पास होगी, लेकिन क्या है, एक चीज़ है कि बहुत विशाल प्रश्न है, तो हम कौन कौन से प्रश्न को पढ़े यही तो हमें जानना है। चलो, अब आया प्रश्न आपका कि शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करता है। अच्छा, किस में? तो चलो, यहाँ पर तो आपके पास उत्तर दिख रहा कि सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। अब हमको क्या पढ़ना है, स्मृति लेवल पढ़ना है, ठीक है, स्मृति लेवल पढ़ना है, यानी कि मेमोरी पावर पढ़ना है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट हम कहाँ जाके पढ़ेंगे, अभी तो आपने उत्तर लगा लिया कैसे भी करके, लेकिन अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो हम चले जाएंगे अपने ई बुक पर, ठीक है। ये पूरी पुस्तक ही बन गई है, जिस तरह ई बुक आपकी बनी है हिंदी की, जिस तरह ई बुक बनी है आपके प्रश्नोत्तरी की, वैसे ही ई बुक बन गई है आपके फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर की ई बुक आपकी रेडी हो गई है, इकाई 1 से इकाई 10 तक की कंप्लीट। यदि वो ई बुक आप पढ़ते हैं तब भी आप 25 से 30 प्रश्न, यानी जो हिंदी साहित्य के हमारे मित्र हैं, अब उनके लिए नेट निकालना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास अब 3 ई बुक हो चुकी है। एक तो आपको 3000 प्रश्नोत्तरी बुक, वो बकायदा आपको 2 से 3 बार लगाना है, मेरे बनाए प्रश्न लगाना है, उसको अभी अपडेट ही करती जा रही हूँ, अपडेट आपको खुद ही मिलता जाएगा। फिर मेरी ई बुक मैंने अपडेट कर दी, ठीक है, वो आपको अलग से मिल जाएगी, उसको पढ़ के ही नेट निकलेगा अब। और मैंने फर्स्ट पेपर की जो ई बुक बना दी, वो भी पढ़ के आपका नेट निकलेगा, ठीक है। अब आपको कहीं भटकने की नहीं है दर बदर, और ना ही बहुत आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। मेहनत उतना ही करना है जिससे आपका ज्ञान निकले, बस एक ही फोकस है, हमारा परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। अब शिक्षण का ये अर्थ वगैरह इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम शिक्षण अभिरुचि का अर्थ समझते हैं क्या होता है, ठीक है। मैंने बकायदा 0 से स्टार्ट किया है कि जो व्यक्ति पहली बार पढ़ने आएगा उसको भी पता चले कि हाँ हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम शिक्षण अभिरुचि का अर्थ पढ़ रहे हैं कि एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना, ठीक है। अब देखो कि अभिरुचि का मतलब वही रुचि होता है, इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं बढ़ेगा किसी काम में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहते हैं ना, बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं इस काम में। जब तक शिक्षक में यह गुण नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं कर सकता। यानी कि शिक्षण अभिरुचि का जो अर्थ है, या शिक्षण अभिक्षमता, अभिक्षमता अलग बात है, अभिरुचि अलग बात है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखते हैं आगे आगे हम क्या समझ लेते हैं। शिक्षण अभिरुचि को देखने के बाद टीचिंग का जो एक आपके सिलेबस में है, जैसा सिलेबस में वैसा वैसा मैंने रखा है। तो टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि शिक्षण की एक अवधारणा होती है पारंपरिक, और दूसरी है शिक्षण की वर्तमान अवधारणा। पारंपरिक अवधारणा वही है चाक डस्टर या मौखिक रूप से पढ़ाई करना। वर्तमान अवधारणा है जैसा कि आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, दूर दराज बैठे हुए, तब भी आज आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये हो गया। अब हम ये चीज़ें नहीं देख रहे, ठीक है, ये अब नहीं आता। ये पहले बहुत कुछ खूब भर भर के आता था, फलाना फलाना के अनुसार हमें परिभाषा बता दीजिए, लेकिन अब नहीं आता। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं शिक्षण के बारे में, थोड़ा सा हम शिक्षण का उद्देश्य हमें जानना जरूरी है। बट हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम तो अपने प्रश्नोत्तरी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, स्मृति लेवल। स्मृति लेवल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा शिक्षण का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो उद्देश्य क्या है हमारा, हम जब शिक्षण करना चाहते हैं तो हम क्या क्या और कर सकते हैं शिक्षण को प्राप्त करने के बाद। तो सामाजिक व मानवीय मूल्यों का निर्माण और विकास करना, फिर आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक किताबी ज्ञान से परे व्यक्ति, दोनों की शैली में बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर एक है छात्र के दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, यानी कि जो शिक्षण का उद्देश्य है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है छात्र के दृष्टिकोण में। ये पेपर ये आपके 2015, 12, 15, 14 में आए हुए प्रश्न हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैंने हिंदी को ओल्ड पेपर के पैटर्न पर बनाया था, वैसे ही मैंने प्रथम पेपर ओल्ड पैटर्न को देख के बनाया था। बट आज थोड़ा सा पैटर्न बदला हुआ है, तो अभी मैं इसमें चीज़ें आपको दिखा के पढ़ाती जाऊंगी।
फिर और क्या है हमारा उद्देश्य, छात्र के व्यवहार और आचरण को आकार देना, इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है ये। ज्ञान हासिल करना तो बहुत बाद की बात है, छात्रों के सीखने के कौशल में सुधार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बौद्धिक एवं मानसिक चरित्र का निर्माण करना, आपसी सहयोग बंधुत्व, ये तो बहुत बहुत दूर की बात हो गई, इंपॉर्टेंट है। कौशल में विकास, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन, आचरण में परिवर्तन, और छात्र के दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अब यहाँ पर ये है मेमोरी पावर। यहाँ पर आते हैं शिक्षण के प्रकार, यहाँ से भर भर के प्रश्न आए हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ किस टाइप ऑफ टीचिंग, कितने टाइप के हैं। तो पहला है अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण। अधिगम स्तर के आधार पर भी मैंने आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपके आए हैं। फिर शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण, फिर शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण। हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा आता है अधिगम के आधार पर और शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी आप पढ़ते हैं वो शैक्षिक प्रबंधन के आधार पर ही शिक्षण का पावर आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब उद्देश्यों के आधार पर इसको हमें नहीं पढ़ना है, शासन व्यवस्था को हमको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ 2 ही पढ़ना है। अब चलते हैं, अब पहले समझा देती हूँ, फिर मैं आपसे प्रश्न कर लेती हूँ कि आपका दरअसल जो आपका जो अभी लेवल है वो क्या है, और आपने वैसे ही बहुत बार पेपर दिया है। चलिए तो देख लेते हैं लेवल ऑफ टीचिंग तो कितने प्रकार के हैं। पहला है आपका शिक्षण की मेमोरी स्तर, फिर विचारहीन शिक्षण, मतलब का जो मेमोरी पावर है वो कैसा है, विचारहीन है। हमको उस समय ना कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को सिर्फ कहते याद करो, रटो, एक भी हम विचार शून्य हैं, हीन है विचारों से, हमको कुछ भी चिंतन मनन आत्मविश्लेषण आत्मनिरीक्षण कुछ करने को बोला नहीं आता। कहते हैं आप रटो, 2 दूना 1, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 15, ऐसे क ख ग घ जो भी ऐसा है मतलब बोलते रटो। यहाँ पर विचारों का कोई काम ही नहीं है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल मेमोरी स्तर, केवल आपको याद करना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्तर है। दूसरा है समझ स्तर, अंडरस्टैंडिंग स्तर, आप लिख लेना मेमोरी पावर या मेमोरी लेवल। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ स्तर। समझ स्तर को क्या कहा गया है, विचारशील शिक्षण। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा, बच्चे जब 8वीं के बाद पहुँच जाते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं या 6वीं के बाद से थोड़ा सा विचार विमर्श करने लगते हैं, मतलब बहुत कुछ सोचने लगते हैं। 12th तक के बच्चे विचार कर करके पढ़ते हैं। टीचर खुद कहते हैं आप समझो, समझने पे ध्यान दो। अब यहाँ कहते हैं, टीचर कहते हैं यहाँ समझो नहीं रटो, ठीक है, पर यहाँ कहते हैं आप समझो। और ये है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऐसा आपको मिलेगा, रिफ्लेक्टिव लेवल इंग्लिश में मिलेगा, जो बिल्कुल ऊपरी विचारशील स्तर, जैसे कि हम रिसर्च कर रहे हैं, ये कॉलेज लेवल का है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, शिक्षण के स्मृति स्तर पर। तो हम देखते हैं कि शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है, हार्वर्ड हैं, ठीक है, हार्वर्ड है, पेपर में ये भी आया हुआ है। फिर हमें ध्यान रखना है कि यह शिक्षण का पहला और विचारहीन स्तर है। यह स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। सोचने की क्षमता कोई भी भूमिका नहीं निभाती इसमें, केवल रटे द्वारा विषय वस्तु को सीखना होता है, ठीक है। और क्या है इसमें, छात्र केवल उन तथ्यों सूचनाओं और कानूनों को रट लेते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका प्रमुख है और छात्र की भूमिका गौड़ है। अब आप प्रश्न कर लोगे, प्रश्नों पर चलूं। अब आप स्मृति पावर के जितने प्रश्न हैं आप कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो इसमें मेमोरी स्तर शिक्षण में अंतर्दृष्टि का अभाव है, मनोवैज्ञानिक रूप से यह संज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण है, इंपॉर्टेंट है ये भी। यह छात्र की क्षमताओं के विकास में योगदान नहीं करता, क्योंकि इस स्तर पर छात्र रट्टा मारकर सीखता है, इसलिए प्राप्त किया गया ज्ञान वास्तविक जीवन की स्थितियों में मददगार साबित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रटने पे जोर दिया जाता है। अतः यह छात्रों की प्रतिभा को विकसित नहीं करता है। मेमोरी लेवल टीचिंग में हासिल किया ज्ञान भविष्य के लिए एक आधार बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मुझे पहले न पढ़ाया गया होता, 15 दूना 30 या 45 चौका 60 25 75 छक्का 90 170 108 अट्ठे 120 नमैया 135 दाहम 150, ठीक है। तो ये अब तो भविष्य में वो काम आता है जो हमने 12 खड़ी रटी थी, छोटा का बड़ा का, है ना। मेमोरी लेवल टीचिंग में जो हासिल किया ज्ञान है वो भविष्य के लिए आधार बनता है। तो इतना हो गया। अब जितना भी स्मृति लेवल का प्रश्न है वो हम एक जगह पे देख लेते हैं। आज हम इसको टाइप नहीं कर पाए, लेकिन
अगला हम टाइप करके आएंगे। अब स्मृति लेवल का ज्ञान आपको समझा देती हूँ कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अब आपको समझा देती हूँ, पूरे जितने भी प्रश्न मैंने रखे हैं समझा देती हूँ। मेरा पढ़ाने का पैटर्न यही होगा, ठीक है। कैसे कि सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी या सबसे पहले मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगी। पहले प्रश्न दिखाऊंगी, आप प्रश्न को देख लीजिए, फिर आप बताओगे कि हाँ ये भी 2023 का प्रश्न है, ठीक है, 23 का प्रश्न है। और फिर आप बताओगे कि उत्तर आपको आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर हम कॉन्सेप्ट रीड करेंगे और फिर आएंगे रिटर्न, उसका पूरा प्रश्न देखेंगे। फिर हम अगला कॉन्सेप्ट रीड करेंगे, फिर उसका पूरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा हमारी एक रणनीति। प्रश्न है कि शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस में संलग्न करने के लिए स्मृति पावर यानी कि मेमोरी पावर रणनीतियों का प्रयोग करता है। यार विज्ञान के लिए तो रिफ्लेक्टिव पावर चाहिए, ठीक है। हमें साइंस परक जांच करना होगा तो हमें रिफ्लेक्टिव पावर चाहिए, मेमोरी लेवल से इसका संबंध ही नहीं है। फिर यहाँ पर प्राक्कलनों का परीक्षण, ठीक, कोई चीज़ हमें प्रैक्टिकली करनी है तो हम इसमें भी कोई हमें अलग, जैसे कि प्रैक्टिकल करने के लिए हमको या तो शिक्षण परक या तो रिफ्लेक्टिव लेवल चाहिए या तो अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए। समस्या हल करना ये तो वैसे भी रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर अंडरस्टैंडिंग पावर का है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पावर का ये है, ये स्मृति पावर का नहीं है। केवल इतना है, कोई सूचना हमको मिली, हमने उस सूचना को स्मरण किया और आत्मसात करना यानी रट लेना, आत्मसात करना रट लेना, उसको हमने पढ़ा, उसका सूचना को स्मरण याद किया और रट लिया। तो ये हमारा हो गया संबंध, इसका स्मृति पावर से हो गया, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्योंकि वो भी आपका मेमोरी पावर से ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। आगे देख लेते हैं, ये थोड़ा सा भैया, ये प्रश्न आपको दिख गया क्या पूरा प्रश्न? प्रश्न कहता है, प्रश्न आपको पूरा दिख गया, ठीक है। आपको प्रश्न दिख गया, यदि मैं उत्तर दिखा दूंगी भैया तो आप तो गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। यदि मैं उत्तर ही दिखा दूंगी तो आप कैसे मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो बताना है शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की जांच मांगता है, की जांच की मांग करता है, वो किस पर आता है? अब आप बता दीजिए, क्या स्मृति स्तर है या बोध स्तर है? बोध स्तर ही अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है, या बोध स्तर को ही और क्या बोला गया है? एक बार देख लीजिए, यहाँ पर बोध स्तर को शिक्षण का समझ स्तर कहा गया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पावर कहा गया है या समझ स्तर कहा गया है या बोध स्तर कहा गया है, तीनों ही है, चाहे समझ स्तर कहें, बोध स्तर कहें या अंडरस्टैंडिंग लेवल कहें। तो अब आप उत्तर बता दीजिए, या रचनात्मक स्तर का शिक्षण है या फिर विमर्शक स्तर का शिक्षण है या फिर बोध स्तर का। अब आप उत्तर दे दीजिए, थोड़ा सा मैं अब बैठ जाती हूँ, सभी लोग उत्तर दे दीजिए तो मैं आगे बढ़ूँगा। उत्तर दीजिए कि इसका क्या उत्तर हो, फटाफट उत्तर दे दीजिए, इतना ज़्यादा आपको विचार करने पर टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको दोस्तों विचार नहीं, जल्दी से उत्तर दे दीजिए कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। हाँ हो गया, आ गया उत्तर, सबका आ गया। अच्छा ममता जी, सन्या जी, बोध, मीना जी, एक ए नहीं होगा मीना, ए बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चिंतन की बात कह रहा है, चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है, जहाँ पे चिंतन की बात हो रहा है। शशि सेन ने कहा बी, प्रतिभा जी ने बी कहा। अच्छा अच्छा, मेघना आप भी बता दीजिए हो तो, मेघना अभी बता दी, मेघना ने भी कहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम सीख ही रहे हैं। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उच्च कोटि लिखा हुआ है, उच्च कोटि लिखा था तो विमर्शक, और विमर्शक का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब चलिए अब कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये किसके कहाँ से उत्तर था? ये तो हो गया आपका समझ स्तर, तो यहाँ से उत्तर तो नहीं था, ये था चिंतन लेवल। इसको देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, शिक्षण का चिंतन स्तर इसको बोलते हैं, इसी को विमर्शीय स्तर बोलते हैं और इसी को रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। आप तीनों ही सर्च कर लेना, इसके बाद कोई तीसरा नाम नहीं रहेगा। और आप देखो प्रश्न में क्या था, उच्च कोटि चिंतन कौशल का, तो उत्तर में क्या है? विमर्शक स्तर, ठीक है, विमर्शक स्तर लिखा है। और आपके पीडीएफ में भी क्या है, आपके इस ई बुक में भी क्या है? चिंतन स्तर का विमर्शक स्तर, ठीक है, लिखा है ना। इसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि इससे बनने वाले सारे प्रश्न आपसे बने। अब 10-12 प्रश्न मैंने ऐसे ही ले लिए हैं, 10 से 12 प्रश्न दोस्तों मैंने ऐसे ले लिए हैं।
और हर दिन का टॉपिक मैं ना रात्रि में आपको शेयर कर दूंगी। ग्रुप ये क्लास कहाँ हो रही है? ये क्लास हो रही है प्रथम पेपर वाले बैच में। तो ये क्लास प्रथम पेपर वाले बैच में हो रही है, तो ये क्लास आपको दिख रही है, ये समर्पण बैच वालों को भी दिख रही है, और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्टूडेंट, उनको भी दिख रही है। ठीक है क्लास? हाँ, शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें शब्द यदि आपने एक बार पकड़ लिया, और कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। बगैर कॉन्सेप्ट के फर्स्ट पेपर में देखो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते केवल PYQs पढ़ करके। जब एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, PYQ आप इतनी जल्दी पकड़ पाएंगे, धड़ल्ले से पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्लास किसको दिखेगी? प्रथम पेपर वालों को दिखेगी और समर्पण बैच वालों को दिखेगी। ओल्ड पेपर में जो मित्र हैं ये क्लास उनको नहीं दिखेगी, या तो वो समर्पण बैच में जाएंगे 800 रुपये पेमेंट करके, या तो 800 रुपये पेमेंट करके वो पेपर 1 में चले जाएंगी, आपकी मर्जी। पर आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? जब आप समर्पण बैच में चले जाएंगे। क्यों मिलेगा? क्योंकि समर्पण बैच वालों को प्रथम पेपर ऑलरेडी फ्री मिल रहा है। फर्स्ट पेपर में जाएंगे तो हिंदी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हिंदी में जाएंगे फर्स्ट पेपर देख पाएंगे। ये है एक अच्छा आपके लिए बेनिफिट, एक मतलब चांस है, तो आप देख लेना। ठीक है, अब जब रिफ्लेक्टिव लेवल हम देखते हैं, विमर्शीय स्तर देखते हैं, तो इसके प्रस्तावक कौन है? हंट हैं। हंट इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। यह शिक्षण का उच्च स्तर है। यदि आप देखो शिक्षण का उच्च स्तर है, यहाँ पे क्या लिखा था प्रश्न में? उच्च कोटि। क्या लिखा था? उच्च कोटि लिखा है ना यहाँ पर। अब यही चीज़ यदि आपने पहले कभी देखी होती, पहले कभी आपने समझी होती, तो ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होता। ठीक है, प्रश्न कभी, अब मैं आपको हिंदी वाले पूरे प्रश्न पढ़ा दूंगी। जितना प्रश्न हिंदी में आया ना 2020 से लेकर के, या 19 से लेकर के और अभी 25 तक, जितने हिंदी में आए हुए प्रश्न हैं, टोटल मैं आपको पढ़ा दूंगी कि देखो हिंदी में अलग अलग समय पर कैसे कैसे प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, बेशक मेरे को मेहनत तो करना पड़ेगा, पर कोई नहीं, कर लूँगी मेहनत। क्यों कर लूँगी? क्योंकि इस बार मेरे बच्चों के रिजल्ट थोड़े से मुझे डाउन लगे। क्यों? प्रथम पेपर उनका अच्छा नहीं गया, तो मुझे लगा यार 24 घंटे में यदि मैं हिंदी पर इतना मैं मेहनत कर सकती हूँ, तो मैं फर्स्ट पेपर में क्यों ना करूँ। ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट पेपर में मेहनत करना स्टार्ट किया। और इस स्तर को आत्मनिरीक्षण स्तर के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षण के चिंतन स्तर को उच्चतम स्तर भी माना जाता है, जिस पर शिक्षण किया जाता है। यह अत्यधिक विचारशील और उपयोगी। देखना, ये एक एक कीवर्ड आपको पेपर में मिलेगा। अभी मैं आपको पूरा प्रश्न दिखाऊंगी ना, एक एक कीवर्ड आपको मिलेगा आपके पेपर में, आपके ओल्ड पेपर में। इसलिए मैंने ओल्ड पेपर सामने रख के आपको पढ़ा रही, किताब को आपको संतुष्टि मिले कि हाँ अरे बाप रे ये तो नेट के पेपर हैं फर्स्ट पेपर की। एक छात्र स्मृति स्तर और समझ स्तर से गुजरने के बाद ही इस स्तर को प्राप्त करता है। कौन से स्तर को? रिफ्लेक्टिव लेवल को, या विमर्शी लेवल को, या इसी को चिंतनशील स्तर भी कहते हैं इस लेवल को। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण छात्रों को जीवन की वास्तविक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। इस स्तर पर समस्या की पहचान करना, देखो बात जहाँ समस्या की पहचान की होगी, समझ जाना वो रिफ्लेक्टिव लेवल ही है। आपको यहाँ पे कीवर्ड पे ध्यान देना है, टोटली कीवर्ड पे ध्यान देना है। जहाँ समस्या की पहचान की बात आई वो रिफ्लेक्टिव लेवल, उसे परिभाषित करना और उसका बात समस्या और समाधान, ये दोनों कीवर्ड हैं, खोजने पर जोर देना, क्योंकि ये भर भर के प्रश्न है समस्या समाधान समस्या समाधान। ठीक है ना। फिर इसके बाद छात्र की मूल सोच और रचनात्मक क्षमता इस पर विकसित होती है। साथ में शिक्षण के इस स्तर में शिक्षक की भूमिका लोकतांत्रिक है। वह छात्रों पर ज्ञान को लागू नहीं करता, बल्कि उनकी प्रतिभा और क्षमताओं में विकसित होता है। इसमें छात्रों की भूमिका काफ़ी सक्रिय है। टोटली देखें तो इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में छात्रों की ही भूमिका होती है। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा। यह शिक्षण स्तर के उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त, यानी कि जैसे कि मैं PhD कर रही हूँ तो वो हमारा अब उच्च वर्ग, यानी कि कहते हैं ना हायर एजुकेशन, है ना, हायर एजुकेशन, तो ये उच्चतम वर्ग में ये प्रयुक्त होता है। अब चलें प्रश्न पर। अब उद्देश्य के आधार पर अभी हमें ये ब्लूम का वर्गीकरण है। मैंने कहा था ना हमें दो ही देखना है शिक्षण का स्तर, हमें शिक्षण के 2 ही स्तर देखना है। अब ये ब्लूम का वर्गीकरण मैंने आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये पहला प्रश्न हमारा था, ये हमारा पहला प्रश्न था। ठीक है, पहला प्रश्न था दोस्तों। 14 मार्च 2026 को खत्म होगी, तो क्या लेना पड़ेगा,
फर्स्ट पेपर ओल्ड वालों को नहीं दिख पाएगा, हिंदी दिखेगा। सुषमा जी ठीक, आपने प्रश्न कर लिया। फर्स्ट पेपर जो है वो केवल 2 ही जगह पे मैं ऐड कर सकती हूँ। प्रथम पेपर में मैं लाइव हूँ तो मैं समर्पण बैच में इसको शेयर कर देती हूँ, तो समर्पण बैच वाले भी देखेंगे और प्रथम पेपर में जितने भी जिस भी विषय के होंगे, चाहे उनका ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, एजुकेशन हो, अदर विषय वाले कोई भी आके ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अदर विषय के, यानी कि जो हिंदी भाषा में, टोटली हिंदी भाषा में प्रथम पेपर पढ़ना चाहते हैं, इतना पढ़ना चाहते हैं कि उनका 25 से 30-35 प्रश्न तो मैं करवा ही दूंगी। और कहना नहीं चाहिए, जितना आपका आता है ना मैथ, उतना मेरे 10th क्लास में मेरी बिटिया है, वो सारा मैथ मेरी बिटिया को आता है और मेरी बिटिया उसको मुँह जबान ही सॉल्व करती है। बस मैं कहना नहीं चाहती बहुत ज़्यादा, वो प्रश्न देखते ही उत्तर बता देती, मम्मी इसका उत्तर ये CDB होगा। अब कहती है मम्मी आपसे मैथ नहीं बनती है, इतनी थोड़ी सी मैथ आपसे नहीं बनती। हाँ ठीक है, तो प्रथम पेपर आपको सारसी पढ़ा देगी, इसी आपके एप्लीकेशन पर ही। प्रथम पेपर का जो मैथ वाला होगा ना, मैथ DI का होगा ना, वो मेरी बच्ची पढ़ा देगी, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ कि आपको पूरा मैं इकाई 1 मैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 मैं पढ़ाऊँगी, यूनिट 8 ICT में पढ़ाऊँगी, यूनिट 9 मैं पढ़ाऊँगी, यूनिट 10 मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, और यूनिट 6 भी मैं पढ़ाऊँगी। जितना भी लॉजिकल रीजनिंग है वो मैं पढ़ाऊँगी, बस 2 चीज़ मेरा बच्चा पढ़ाएगा, ठीक है। चलो, तो ये अभी हमने नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हम जब प्रश्न देखेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे प्रश्नों पर, और हम अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न दरअसल हमारा क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप प्रश्न को देख लीजिएगा, यहाँ पर देखो चीज़ें थोड़ा है भी, मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो शिक्षा का विमर्शक स्तर उच्च कोटि के चिंतन कौशल के प्रयोग की मांग करता है, जो कि ऐसा प्रश्न में ही लिखा गया है। इस शिक्षण स्तर में शिक्षण प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण न हो जाए, जैसे कि PhD करना, अर्थात शिक्षक द्वारा दिया गया संदेश या अर्थ विद्यार्थी को पूर्णतः समझ में आ जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न हम फिर देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। लो फिर से आ गया प्रश्न, आ गया कि अधिगम के किस स्तर को समन्वेशी अवबोध भी कहा जाता है। अब आप बता दीजिए, उत्तर बता दीजिए। फिर से आ गया स्मृति स्तर, अभी हमने पढ़ा। अवबोध स्तर मैं आपको थोड़ा कम बताई हूँ, अवबोध स्तर नहीं बता पाई अभी। विमर्शी स्तर बताई हूँ मैं आपको, स्वायत्त विकास स्तर भी नहीं बताई, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पर आप बता दो कि अधिगम यानी सीखना, लर्निंग करना, आप अभी क्या कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो। तो इस स्तर को समन्वेशी अवबोध भी कहा जाता है। अब बता दो मुझे, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए इसका करेक्ट उत्तर दोस्तों क्या होगा। तो मैं आगे बढ़ूँ, आप फटाफट उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मैंने कहा है कि 3 बजे से लेकर 4 बजे तक की क्लास चलेगी, और हर दिन हर एक क्लास में आपको क्या करेंगे हम, ए लाओ मेरे मोबाइल में फोन आ रहा है भैया, तो मोबाइल मत रखो अपने पास बिटिया। वंशिका, सबके उत्तर आ गए। प्रतिभा चिड्डी कह रहे यार दो, किसका फोन है, अरे क्लास करते समय बता दिया करो मम्मी क्लास में है अभी। हाँ अभी मैं क्लास में हूँ, अभी क्लास में हूँ फ्रेंड्स, फिर बात करती हूँ। चलिए सबका आ गया, चलो कोई नहीं। अब सबका उत्तर आ गया। इसका है विमर्शी चिंतन स्तर, वही है रिफ्लेक्टिव लेवल। क्यों कह रहा है, अवबोध भी होना चाहिए, उसके साथ समन्वेशी का मतलब होता है अन्वेषण करना, खोज करना, अन्वेषण करना या खोज करना। अन्वेषण विधि नहीं पढ़ा आपने, अन्वेषण, ठीक है, को ही हम रिसर्च में काम लाते हैं। ठीक, यदि आपने समन्वेशी, अवबोध का मतलब होता है चिंतन, कहते हैं ना अवबोध, कहते हैं आपकी बोध शक्ति कितनी तेज है। बोध हो गया अंडरस्टैंडिंग, दूसरा पावर जो मेमोरी लेवल का दूसरा है, और अवबोध, अवबोध का मतलब हो गया चिंतन। समन्वेशी का मतलब अन्वेषण करना, खोज करना, रिसर्च, खोज करना, ठीक है, रिसर्च करना, ठीक है, रिसर्च करना है ना, यही ना पढ़े हो,
यही ना पढ़े हैं आप, यही पढ़े हैं, है ना? तो आपका उत्तर हो गया सी ऑप्शन, और आप अपना उत्तर देख लीजिए, आप अपना उत्तर देख लीजिए। सी नंबर आपका विमर्शी चिंतन स्तर करेक्ट आंसर है। अब बताइए सी किसने जवाब दिया था? सी हमारे किन मित्रों ने जवाब दिया? किसी का जवाब सी नहीं आया था। इसका मतलब शब्दों की समझ नहीं है प्रथम पेपर में। जिस दिन शब्दों की पकड़ बन जाएगी उस दिन ये प्रथम पेपर आपका आसान हो जाएगा। और ये तो सब हमने बीएड के दौरान पढ़ा है। आज की वीडियो में मैं बताई भी थी कि बीएड के दौरान मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा अच्छा था, ठीक है। आईसीटी मेरा अच्छा था क्योंकि मैंने डीसीए कर लिया था, और इन्वायरमेंट अच्छा था क्योंकि मैं आर्ट से हूँ, ठीक है। टीचिंग वो हायर एजुकेशन अच्छा है क्योंकि हायर एजुकेशन में आप शुरू से ही मैंने कई बार नेट का पेपर निकाला। अब 7 बार कोई नेट निकालेगा तो कहीं ना कहीं देखो प्रथम पेपर में पकड़ तो थी, बट जेआरएफ के लिए पकड़ नहीं बन पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। अब मेरा मौका छूट चुका था, पर आपका मौका मैं नहीं छोड़ने देना चाहती थी, इसलिए मैंने आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये संकल्प लिया कि मुझे प्रथम पेपर 1 घंटे आपको हर दिन देना ही पड़ेगा। भले मैं हिंदी को थोड़ा कम टाइम दूं, भले बाद में हिंदी को मैं कवर कर लूं, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपको टाइम में जरूर दूंगी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अब देखो ये पूरा लिखा है यहाँ पे विमर्श स्तर के बारे में। तो ये पढ़ो या ना पढ़ो, यदि मेरी पुस्तक आप पढ़ते हैं वो भी बहुत काम आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सरल भाषा में चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूँगी पीडीएफ, अब आप देख लेना अपने तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, जरा बता देना। देखो फिर से आ गया, फिर से आ गया, आप बता दो भला। बहुत ये आपके हिंदी में आया हुआ है, 11 नवंबर को हमारा पेपर हुआ था 2020 में, और ये पहली बार मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ था 2020 वाला, और ये प्रश्न आया था और ये प्रश्न मेरा सही हुआ था। प्रश्न है, अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? स्मृति स्तर पर, मनन यानी मनन का मतलब चिंतन स्तर, ध्यान रखिएगा। अब वहाँ पे मनन चिंतन अलग हो गया, अवबोध या फिर स्वायत्त विकास स्तर। अब आप उत्तर बता दो। ये हिंदी का पेपर है, आपके नेट के पेपर में हिंदी का प्रश्न है ये दोस्तों, ठीक है, हिंदी में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आप बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से उत्तर फटाफट बता दीजिए, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी आप जितना आप गलत करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और आपको आप जैसे उत्तर आप कहते हैं ना, मैम पेपर के समय सोचने का आंसर टाइम नहीं मिला और मैं धड़ल्ले से जल्दी से मैंने लगा दिया, पता नहीं क्या लगा दिया, ABCD जो भी लगाया आपने, ठीक है। अब जल्दी से आप बता दीजिए क्या होगा। सभी लोग लगा दीजिए, ममता जी हैं, मीना जी हैं, प्रतिभा जी हैं, शशि, ओके, मेघना, सभी लोग लगा दीजिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? चलो हो गया, बस आपका टाइम खत्म हो गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न? चलिए पहले हम उत्तर पे जाते हैं, और ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। देखो कब 20 में आया, फिर 21 में आया, फिर 21 में फिर आया। स्मृति स्तर करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न? पहले आपको मैं शब्दावली समझा देती हूँ, शब्द क्या कह रहा है, शब्द क्या। अब आपने अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाई और आपने कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते समय क्या बोल रही थी, जहाँ पर क्या दिया था, जोर दिया जाता है रटने पर। अध्यापन यानी सीखने के किस स्तर में मुख्य जोर दिया जा रहा है, ठीक है यार, विचार करने की बात हो रही है, और सूचना को ग्राह्य करने की, सूचना को स्मरण कर लो, बस कुछ नहीं करना है, न समस्या का समाधान करना है, ना ही चिंतन करना है, ना ही मनन करना है, केवल मुख्य जोर दिया जाता है कि सूचना को क्या कर लो, बस ग्रहण कर लो, याद कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, जो भी ऐसा याद कर लो, और तो बता दो भैया कि उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण को क्या कहा जाता है। तो स्मृति स्तर के अंतर्गत ये चीज आती है। चले कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से, कॉन्सेप्ट पर चलें क्या? अभी पहले पढ़ाई थी, फिर मैं प्रश्न लेके आई। चलो अब समझ लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हम एक बार समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है। अब देखो अब आपका एक बार फिर बता देती हूँ ताकि आपका ये प्रश्न कभी गलत ना हो, ठीक है। प्रश्न यहाँ भी लिखा हुआ है कि स्मृति स्तर के शिक्षण को शिक्षण का निम्नतम स्तर कहा जाता है या माना जाता है। वहाँ मैंने खुद ही कॉन्सेप्ट में लिखा है, इस स्तर पर सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती, छात्र केवल उन तथ्य, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं, या ग्राह्य करने को ग्रहण करना, बस। चलो एक और प्रश्न देती हूँ, फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी। अच्छा ये मैंने वैसे देखो ये पढ़ाया नहीं है,
ठीक है, ये पढ़ाया नहीं मैंने, ये पढ़ाऊंगी कहाँ, ये मुझे जो कॉन्सेप्ट है मिलता है कहाँ पर, ये मिला है मुझे संप्रेषण में, और ये आपके यहाँ भी है, देखो संप्रेषण का प्रश्न है, ठीक है। बट संप्रेषण का प्रश्न है, संप्रेषण का एक कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कहता है कि विमर्शी स्तर, कई बार ऐसा प्रश्न आया कि दो चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करता है, एक प्रथम पेपर का वो स्वयं प्रभा और जो भी मूक्स है वो, दूसरा आईसीटी में जो आपके लगे हुए हैं ये वाले कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न वो, और तीसरा जो आपके इकाई 10 में जो प्रश्न लगे हैं ऑनलाइन शिक्षण विधियाँ, या फिर ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो सब मिला करके, चाहे वो दीक्षा पोर्टल हो या और 10-15 पोर्टल हैं, सब आपको दिखेंगे ई बुक में। मैं आपको ई बुक क्या करूँगी, आज या कल मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूँगी। कहाँ पर? समर्पण बैच वाले ग्रुप में और फर्स्ट पेपर वाले ग्रुप में मैं पूरी ई बुक लगा दूँगी, ठीक है। तो आप एक बार जा करके जब भी आपको कोई मन होगा आप देख लेना, पर आप मेरे साथ साथ चलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप उत्तर बता दो कि क्या है जो विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है, क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण पद्धति मूलतः होती है कैसी, एक रेखीय होती है, या नीचे से ऊपर की ओर होती है, या क्रियान्वितिकारी होती है, या अंतः क्रियात्मक होती है, या अंतर क्रियात्मक, अंतः क्रियात्मक नहीं, अंतः तो मनन चिंतन है, अंतर क्रियात्मक होता है जब दो या दो से अधिक लोगों से हमारा कन्वर्सेशन होता है। अब आप उत्तर बता दीजिए, अब आप उत्तर बता दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि हाँ बात तो सही है, विमर्शी यानी चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, स्मृति यानी मेमोरी पावर, हाँ अलग तो है। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी, क्रियान्वितिकारी, ठीक है, क्रियान्वितिकारी। अब ये बाद में जब आऊँगी मैं उधर आऊँगी जब मैं आपके संप्रेषण में, तो वहाँ पर आपको मेरे संप्रेषण में खुद ही मिलेगा। बट इसका आंसर देख लेते हैं कि विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है, क्योंकि इसमें सम्मिलित संप्रेषण पद्धति मूलतः क्रियान्वितिकारी होती है। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है, यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण होता है। चलिए अब थोड़ा सा एक प्रश्न और आ गया, एक प्रश्न का उत्तर और आप दे दीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ एक बार, फिर इसके उत्तर को बताती हूँ कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए कॉन्सेप्ट पे मैं आ गई, मैंने ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी है, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी एक अलग ही टॉपिक है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी के जितने प्रश्न मैं लिए रहूँगी वो मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी जितने प्रश्न लिए हैं केवल मेमोरी से लिए हैं, ठीक है। टोटल मैंने टीचिंग का जो मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है, सारे प्रश्न मैंने वहाँ से लिए हैं। तो ये हमारा हो गया कौन सा, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर हो गया। थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग स्तर बता दूं तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये आपको पता है जो मेमोरी लेवल है वो आपको पता है कि इसमें मेमोरी लेवल में टीचिंग हासिल किया गया ज्ञान भविष्य के लिए काम आता है। यहाँ पर पूरी जो भूमिका होती है क्या होती है, वो शिक्षक की होती है, और शिक्षक केवल छात्र को एक ही कहता है भैया रट्टा मारो, ठीक है, रट्टा मार लो, रट के आओ, बस। अब शिक्षण के समझ स्तर को जब आप समझ लेंगे तो आप तीनों से बनने वाले प्रश्न का उत्तर लगा लेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इनके प्रस्तावक कौन रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा जो मेमोरी लेवल है उसके कौन है, हार्वर्ड हैं, मेमोरी पावर के यानी कि स्मृति स्तर के, ठीक है, स्मृति स्तर के कौन हैं, तो वो हैं हार्वर्ड। और अभी हमने पढ़ा था, या फिर इसके कौन है, क्या हो गया, टाइम हो गया जाने के लिए, अभी तो 3:44 हो रही, क्या करोगी, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे शिक्षण का जो समझ स्तर है उसके प्रस्तावक है मॉरिसन ग्राहम, और प्रोफेसर हंट जो है वो शिक्षण के विमर्शी स्तर हैं, ठीक है, हंट हैं इसके मुख्य प्रस्तावक रिफ्लेक्टिव लेवल के, तो प्रोफेसर हंट हैं, ठीक है। ये हो गया ना। अब एक बार थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। तो यह मानसिक क्षमताओं के दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी और विचारशील है, ठीक है। अब जब विचारशील की बात होंगी, अब एक एक आप टैग पे जाइएगा, टैग पकड़िएगा। टैग का मतलब होता है छोटे छोटे कीवर्ड को अपने दिमाग पे रख लेना, ठीक है, कीवर्ड को अपने दिमाग पे रख लेना। अब और क्या है, पेपर में आपके आया हुआ था, बार बार कई बार आया हुआ था कि शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक का छात्र सिद्धांतों
तथ्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है और उन्हें सिखाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए। शिक्षण के इस स्तर पर शिक्षक छात्र को प्रश्न आपके यहाँ क्या था, प्रश्न क्या था आपका, बता दीजिए। जहाँ कक्षा का मुक्त वातावरण, अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं, अध्यापक और छात्र आपस में सहभागी होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, बताना है कौन सा स्तर है। चलिए कॉन्सेप्ट पे जाती हूँ। क्या कह रहा है कि सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है और उन्हें सिखाता है कौन, शिक्षक। इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है यह भी कौन बताता है, शिक्षक ही। अब आगे देखते हैं, यह छात्रों को विषय सामग्री पर पूरी कमांड रखने में सक्षम बनाता है। समझ स्तर पर शिक्षा की भूमिका अत्यधिक सक्रिय होती है। इस स्तर पर छात्र दूसरे स्थान पर होता है। तो मतलब इसमें जो समझ स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का है शिक्षण है, उसमें अधिक भूमिका किसकी होती है, शिक्षक की। छात्र जो है कहाँ है, दूसरे स्थान पर है। और जबकि प्रथम स्थान पे आप रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या पढ़े कि छात्र प्रथम स्थान पे होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल में पूरा जिम्मेदारी छात्र पर होती है। यहाँ छात्र रट्टा मार कर नहीं सीखते, बल्कि वे तथ्यों, सूचनाओं और उनके उपयोग और उस उद्देश्य को समझ कर सीखते हैं, क्योंकि मेमोरी लेवल का जो टीचिंग का लेवल है वो समझ लेवल के अंतर्गत आता है। यह स्तर केवल ज्ञान की प्राप्ति पर बल न देकर उसके संपूर्ण बोध पर बल देता है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों को जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है उसे वह पूरी तरह से समझ सके और उसका व्यावहारिक प्रयोग भी कर सके। आप देखो पहले आपको क्या समझ में आया, जब आप उत्तर दोगे तब मेरे को समझ में आएगा कि बात आपको समझ में आई कि नहीं। अब आप उत्तर दे दीजिए सभी लोग। यहाँ बहुत भटकाव है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत भटकाव है दोस्तों। कई प्रश्न आप जब पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। अब उत्तर बता दीजिए। आपने प्रश्न देख लिया, आपने उत्तर देख लिया, अब आपका उत्तर आ गया हो तो सही है। आप बता दीजिए उत्तर क्या होगा इसका। ठीक है, इसका उत्तर जो है वो होगा सी, विमर्शीय स्तर। और प्रतिभा जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था, बड़ा सुंदर उत्तर आया था, क्या बात है। प्रतिभा जी ने बार बार सी कहा, शशि ने ए कहा, मेघना ने भी सी कहा। अच्छा, शशि से ने कहा, शशि सी हो, हाँ विमर्शीय स्तर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे अध्यापक और छात्र दोनों में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा, तो आपका विमर्शीय स्तर सहायक होगा। चलिए एक और प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही मतलब आसान सा प्रश्न है, जिसका उत्तर आप दे सकते हैं तो देने का प्रयास आप कीजिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित, अब थोड़ा सा यहाँ प्रश्न का लेवल बढ़ा। अभी देखो आप देखें 20, 22, 23 तक आसान प्रश्न था, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा है कि निम्नलिखित विशिष्टताओं में से कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करते। अवबोध यानी एक बार ले चलते टॉपिक पे। अवबोध किसको कहा गया है, आप एक बार देख लो। अवबोध किसको कहा गया है, इसको तो समझ स्तर भी कहा गया, इसको बोध स्तर कहा गया। ठीक है, और इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया चिंतन स्तर और विमर्शीय स्तर और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, प्रथम वाले को क्या कहा गया, मेमोरी लेवल को क्या कहा गया, उसको भी आप देख लीजिए क्या क्या उसका नाम है। तो उसका नाम क्या क्या है, इसको केवल मेमोरी स्तर या विचारहीन शिक्षण स्तर कहा गया। अब आप उत्तर बता दीजिए कि कौन से शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है। प्रस्तुत तथ्यों को स्मरण रखने की शक्ति को प्रोन्नत करने के लिए सुव्यवस्थित सोपानिक प्रस्तुति। अब ये सोपानिक लिख दिया तो आप हड़बड़ाना मत भला। ठीक है, अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक या नकारात्मक उदाहरण देना, या सूचनाओं के प्रभावी भंडारण पर बल देना कि हम सूचनाओं को बहुत सारा एकत्रित कर लें, प्रभावशाली सूचनाओं को एकत्रित भंडारण करें, या भंडारण करना यानी ग्रहण करना, अपने अंदर ग्रहण करना, या तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना, या तथ्यों एवं सूचनाओं का समीक्षात्मक विश्लेषण करना। अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलती हूँ कहाँ पर, आपको ले चलती हूँ यहाँ पर ऑप्शन में। आप बता दो ए बी सही है या बी सी सही है या सी डी सही है या बी डी सही है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है दोस्तों, दिमाग लगाना है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और आप उसको तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए जो क्या है, जो इससे संबंधित है ही नहीं।
जो इससे संबंधित है ही नहीं, सबसे पहले आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। चलिए अब उत्तर बताइए क्या होगा। अब आप उत्तर बता दीजिए मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, क्या होगा। एक चीज आप छोड़ देना, ठीक है, एक चीज आप छोड़ देना। ये कह रहा है अवबोध, अवबोध कह रहा है, तो अवबोध को एक बार आपने पढ़ा था, क्या था, टीचिंग, वो विमर्शीय स्तर, ठीक है। और बात कर रहा है अवलोकन करने की, ठीक है। अब कह रहा है कि जहां हम ऐसा, हमारी मतलब हमारी जो समझ हमारी जो समझ शक्ति है अवबोध स्तर पर आते आते इतनी तीव्र हो चुकी है कि अब हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के उदाहरण को हम समझ पा रहे हैं, उसकी व्याख्या को हम समझ पा रहे हैं कि नकारात्मकता क्या है, सकारात्मकता क्या है, और हम तथ्यों के बीच संबंधों का अवलोकन भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अवबोध स्तर। अवबोध स्तर यानी कि बी और डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो बी और डी हमारा है, बी और डी हमारा, बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। बी और डी हमारा करेक्ट है। कहाँ है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जिनका जिनका डी आया रहा होगा वो सही उत्तर लगाए होंगे। अभी ईश्वर जाने डी किनका आया है। डी ऑप्शन प्रतिभा जी का आया था और शशि सेन का भी डी आया था, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा बी नंबर करेक्ट है कि अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आएगा अवबोध, और साथ में जहाँ तथ्यों को क्या कर पाएंगे, हम अवलोकन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया। समीक्षा हम कहाँ करेंगे, समीक्षा का विश्लेषण, संश्लेषण, ये तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल पर करेंगे, ठीक है। चलो चलिए कुछ तो बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। इतनी बार ये पेपर में आया हुआ है, 2020 में आया, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को पेपर आपने दिया था हिंदी का, फिर 12 नवंबर को आया, फिर 1 अक्टूबर को आया, फिर आपका 13 नवंबर को आया, ठीक है। ये भी आपका हिंदी का पेपर है, 13 नवंबर के पेपर हिंदी में आया हुआ प्रश्न है ये। चलिए अब कहाँ चलते हैं, एक और प्रश्न है विमर्शीय स्तर का। विमर्शीय स्तर वही रिफ्लेक्टिव, विमर्शी का मतलब हुआ रिफ्लेक्टिव लेवल का एक प्रश्न है। आप उत्तर बता दो भला कि विमर्शीय स्तर शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है, बता दीजिए। स्पष्ट, संगठित, और ये चैलेंज प्रश्न है, सबको उत्तर देना है इसका। इसका उत्तर जो है सभी मित्रों को देना है। ये भी आपके 13 नवंबर को हिंदी में पेपर में आया हुआ है कि विमर्शीय स्तर शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है। स्पष्ट, संगठित और सुसंरक्षित विषय वस्तु या वैयक्तिक अंतःक्रियात्मक और उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक आदान प्रदान या व्यवस्थित सुनियोजित, अब योजना बनाने को सुनियोजित और द्रुत प्रश्न उत्तर या फिर तार्किक, सुसंगत और उदाहरण आधारित प्रश्न होते हैं। एक उत्तर बताना है, जल्दी से बता दो, मेरा मन खुश हो जाए। आप कोई सा एक उत्तर बता दे, भर भर के ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत बार आ चुका है, 4 से 5 बार पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है। ये पुस्तक मेरे सभी मित्रों के पास है, लेकिन दुखद है कि उनको समझने में कठिनाई होती है। बस कोई कॉन्सेप्ट बता दे, समझा दे, तो ये प्रश्न निकालना, पेपर निकालना दोस्तों उनके लिए कठिन काम नहीं है। आ गया उत्तर, विमर्शीय स्तर है। पहले तो आप कट करो, ठीक है, किसी चीज़ को तो आप कट कर दो पहले, ठीक है। बिल्कुल यहाँ विमर्शीय स्तर शिक्षण की पहचान क्या है, सिर्फ पहचान करने के लिए बोल रहा है, कुछ बहुत विस्तार से पूछा नहीं है, केवल पहचान करने की बात कह रहा है कि पहचान क्या है, स्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु, ठीक है। विमर्शीय स्तर शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है, स्पष्ट, संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु। प्रश्न कुछ और तो पूछा नहीं था, ठीक है। प्रश्न में भी तो कई चीजें हैं, प्रश्न में भी प्रश्न कह रहा है जो वो बता दीजिए, ठीक है, वो जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। अच्छा, कहीं पर क्या ऐसा था, जब हम अभी विमर्शीय स्तर को पढ़ रहे थे, कुछ ऐसा शब्द मिला था, प्रश्नोत्तर सत्र, संज्ञानात्मक की बात, संज्ञान, ये तो अलग टॉपिक ही है। ये वैयक्तिक क्रिया, ये अंतःक्रियात्मक, ये तो अलग ही टॉपिक है। ये संज्ञानात्मक तो बहुत अलग टॉपिक है। प्रश्नोत्तर ये भी तो बहुत, ये हट के टॉपिक है, इससे हट के टॉपिक है भैया, ठीक है। अब मैं समझी कि आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। आपको या बहुत मेरे से भूल ये भी हुई कि मैं आपको पहले प्रथम पेपर नहीं पढ़ाई, ठीक है। आज तो बहुत कॉल आ रहे भैया, आप क्या ही बताएं।
ठीक है, तो यदि मैं पहले पढ़ाई होती तो आज आपका बहुत अच्छा पेपर गया होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। स्पष्ट, संगठित और संरक्षित विषय वस्तु चिंतनशील शिक्षण की पहचान है। चिंतनशील शिक्षण को अग्रसरित करके उच्च स्तर पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह केवल अवधारणाओं के स्मरण और समझ को नहीं बताता है, बल्कि यह उच्च मानसिक प्रक्रिया जैसे तर्क, विचार, अवधारणा का विश्लेषण, गहन सोच आदि की मांग भी करता है। प्रश्न कह रहा है केवल पहचान बताना था, केवल है पहचान बताना था। ये आ गया आपका कौन सा प्रश्न, ये आ गया ब्लूम टेक्सोनॉमी। क्या ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा दूं थोड़ा सा? चलो थोड़ा सा ब्लूम टेक्सोनॉमी बता देती हूँ मैं। ये आ गया, अभी इस पर बहुत सारे प्रश्न भेज दूंगी, आप लगाने का प्रयास करना। जहाँ पे उत्तर नहीं रखूंगी, भले मैं 5 प्रश्न भेजो ग्रुप में, मैं भेज दूंगी, समर्पण बैच वाले ग्रुप में भेज दूंगी, आप जाके देख लेना एक बार। ठीक है, ये था ब्लूम टेक्सोनॉमी। प्रश्न क्या है, उद्देश्य, यहाँ कम से कम 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर मुझे मिले थे जो हिंदी में बार बार पूछे जा रहे थे। ठीक है, कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को कई शिक्षाविदों ने परिभाषित किया है, लेकिन सबसे प्रामाणिक और प्रस्तुत सिद्धांत किसका है? बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में। ठीक है, अब शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण हम कहाँ पढ़े थे? चले मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पढ़े थे। पहले बता दूं यहाँ पर, मैं शिक्षण के उद्देश्य को ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण के भर भर के प्रश्न आया हुआ है, और मनोगत्यात्मक शिक्षण से भी है। इन्होंने कितने भागों में बांटा अपने शिक्षण को? 3 भागों में। ज्ञानात्मक से भर भर के आया है और भावात्मक से भर भर के प्रश्न आया हुआ है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण के रूप में परिभाषित किया है। बस पहुंचा रही हूँ, दीप आता होगा, 4 बजने वाले हैं, 3:57 हो रहे हैं, 57 मिनट हो रहे हैं। कहीं कौन गया है? दिखाओ तो, अरे बाप रे। ठीक है, ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो कि ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन पर आधारित होती है, उसे ज्ञानात्मक शिक्षण कहते हैं। भैया इतना ज़्यादा प्रश्न आया है इस पे। अभी देखो, इस पे मैं कोई बात ही नहीं कर रही, इस पर मैं कुछ भी बात नहीं कर रही। इन पर सिर्फ यही 4 लाइन से आपके कम से कम 10 प्रश्न आए हैं, 4 लाइन से बस। अब प्रश्न में आते हैं, प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न कह रहा है शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम की पहचान करें। ये किसका है? वो है ब्लूम टेक्सोनॉमी का है। तो हमें उत्तर बताना है। हमने क्या पढ़ा था? पहले क्या आता है? ज्ञान आता है। हमने क्या पढ़ा पहले? पहले क्या आता है इनके ब्लूम के वर्गीकरण में? पहले क्या आता है? ज्ञान आता है। देख लेते हैं पहले क्या है भैया। पहले क्या है? ज्ञान। दूसरा क्या है? अवबोध। प्रश्न में गए हम, प्रश्न में क्या देखा? अवबोध। ए के बाद तीसरा कौन सा है? ए के बाद तीसरा ना यहाँ है, ना यहाँ तो है ही नहीं। ए के बाद यहाँ दूसरा है, ए के बाद दूसरा होगा ही नहीं, ए के बाद तीसरा होगा। तो ज्ञान, अवबोध, फिर अनुप्रयोग। ठीक है, प्रयोग कहें या अनुप्रयोग कहें, तो ज्ञान, अवबोध, फिर प्रयोग या अनुप्रयोग करना, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। प्रश्न में जाइए, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग 1, 3, 2 और 4, फिर विश्लेषण करना और संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। वहाँ पे मूल्यांकन वाला ऑप्शन आपका दे ही नहीं रखा है। इतना भर भर के प्रश्न है, प्रश्न आपको दिखाऊंगी, आप हैरान रह जाएंगे। गजब के प्रश्न आए हुए हैं इस पर, बहुत सारे प्रश्न इस पर आए हुए हैं। बस आपको अपनी शिक्षण में प्रथम पेपर करते समय हर दिन प्रथम पेपर पढ़ना है, लेकिन आपको इस तरह से पढ़ना है। हमेशा पहले प्रश्न को सामने रखिए, उसका कॉन्सेप्ट रीड करिए। प्रश्न को सामने रखिए, उसका कॉन्सेप्ट रीड करिए। आप देखना, आप 35 प्रश्न से कम किए तो आप नाम बदल दो मेरा, सावित्री से कुछ और ही नाम रख देना। ठीक है, या रख देना जूठी मैम, जो भी आपको लगेगा रख देना। अरे मैम जी कुछ भी पढ़ा देती हैं। यदि मैंने कहा पढ़ाया तो पढ़ा, मैं टाइम नहीं निकालती थी, लेकिन अभी उस दिन पुनीता यादव का रोना मुझे बहुत दुख लगा। ठीक है, बहुत दुखी हुई मैम। बोली पढ़ाई के चक्कर में मैम बेटे के गले में कुछ हो गया है जिसका ऑपरेशन होना है, और मैं अपने बच्चे की तरफ ध्यान भी नहीं दी। मेरा 1.5 साल का बच्चा है। मुझे बहुत दुख हुआ। और प्रथम पेपर में उनके हिंदी में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, प्रथम पेपर में उनका नंबर गड़बड़ा गया। 2-3 दिन पेपर पढ़ के गई थी बस, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे ही कोर्स के मित्र जो कम नंबर आते हैं, बड़े बड़ा दुख होता है भैया। इसलिए मैंने ये आपको बताना जरूरी समझा फर्स्ट पेपर। ऐसे ही मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगी, चाहे वो इकाई 2 हो, कोई सा भी हो। इसका करेक्ट आंसर है, और सी नंबर जाओगे ऑप्शन में, आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे तो उसका मैंने रखा नहीं है, पर करेक्ट आंसर। एक और प्रश्न था यहीं पे ब्लूम टेक्सोनॉमी का, मैंने सबसे ऊपर ही ले लिया था, ये वाला।
ये क्या कह रहा है, भावपरक, भावात्मक, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के, ठीक है, ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन श्रेणियां भावपरक क्षेत्र में आती हैं। अब भावात्मक देख लेते हैं, ये देखो भावात्मक के क्या क्या आती हैं वो भी देख लेते हैं और फिर चलते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। ये रहा आपका भावात्मक वर्गीकरण। ये हो गया कौन सा, ज्ञानात्मक शिक्षण हो गया ब्लूम का, ठीक है। अब ये हो गया भावात्मक। भावात्मक में क्या क्या आता है, परंतु ऐसा शिक्षण जो कि संकल्पना, संगठन, चरित्र निर्माण और अनुक्रिया, अनुमूल्यांकन सिद्धांत का अनुपालन करता है, वो भावात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। चलिए देख लेते हैं, ये प्रश्न में आए क्या कह रहा है, संगठन, ठीक है, या प्राप्त करना, विश्लेषण, अनुप्रयोग और प्रत्युत्तर देना। ये सबके भाव आप जाओगे तो आपको वही मिलेगा, अनुक्रिया मिला वहां पे आपको, अनुक्रिया, ठीक है। अब संकल्पना की और संगठन, चरित्र निर्माण को देख लेते हैं। लल्ला जा रहे हो क्या, संगठन करना, संगठन, ठीक है। प्राप्त करने को क्या वहां पे लिखा गया है, प्राप्त करने को, ठीक है, अनुमूल्यन, अनुमूल्यन, ठीक है, नहीं ग्रहण करना, ग्रहण के सिद्धांत को ग्रहण करना, प्राप्त करना, ठीक है। और फिर है क्या, संकल्पना, संकल्पना के लिए भी वहां पे कोई और शब्द होगा, ठीक है। प्रत्युत्तर देना, अब एक बार अच्छे से आप देखोगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। चलो अब आप उत्तर लगा लो पहले, फटाफट आप उत्तर लगा लो, आपको क्या लगता है पहले कौन आएगा। अब आप जाके देख लेना वहाँ पे संगठन किस नंबर पे है। संगठन तो पहले, हाँ, संकल्पना के बाद संगठन, फिर चरित्र निर्माण, फिर अनुक्रिया, अनुमूल्यन, ग्रहण करना। अब थोड़ा सा ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब आपको पहले याद करना रहेगा, जब याद रहेगा तभी आप करेक्ट आंसर लगा पाओगे, याद नहीं रहेगा आप उत्तर नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको अच्छे से देखना है, समझना है, तभी ये आपसे बनेगा, ठीक है। जब आप इसको देखे रहेंगे, किए रहेंगे, तभी आपसे बनेगा। अब थोड़ा सा आप बताओ तो मैं समझा दूं आपको, जल्दी से आप उत्तर लगा दीजिए तो मैं आपको समझा दूं कि दरअसल ये प्रश्न कहना क्या चाहता है, ठीक है। जल्दी से आप उत्तर लगा दीजिए तो मैं अपना जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं आपको बता दूं ये प्रश्न क्या कहना चाहता है। आप उत्तर लगा दीजिए, सभी मित्र लगा दीजिए, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं सब उत्तर, सभी लोग उत्तर, जो भी आपको आपसे बने गलत सलत कुछ भी आप लगा दो। एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, आपने ये देखा ना, ये अनुप्रयोग विश्लेषण ये किस में है, ज्ञानात्मक में। विश्लेषण और अनुप्रयोग किस में है, ज्ञानात्मक में। ये आपने देखा था यहाँ पर, ये ज्ञानात्मक में आपने विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण आपने ज्ञानात्मक में देखा। तो आप जब भावात्मक में देखोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, प्राप्त करना और प्रत्युत्तर देना और संगठन, ठीक है। और आप सी और ई जहाँ काट देते, सी यहाँ था आपने काटा, ई यहाँ था काटा और ई सी यहाँ था काटा आपने, ठीक है। अब एक कह रहा 3 आपको बताने हैं, 3 बताने हैं, तो ए बी डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ए बी डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यदि आप समझोगे आप अच्छा करोगे। ये प्रथम पेपर रटने का विषय नहीं है दोस्तों, टोटली समझने का विषय है। बच गए 4। अब चलो यहाँ पर मैंने प्राप्त करना, रिसीविंग, प्रत्युत्तर जवाब देना, रिस्पॉन्डिंग, बातों को महत्व देना, वैल्यूइंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और इसके बाद निरूपण, करेक्टराइजेशन, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई कि सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है, लेकिन प्रश्न को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट देख करके फिर प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी मनोगत्यात्मक वाला जब भी प्रश्न मैं लूंगी वो मैं आपको दिखा दूंगी कि कहाँ प्रश्न है मनोगत्यात्मक वाला या मनोवैज्ञानिक टाइप का। फिर मैं दिखा दूंगी आपको शिक्षण की विशेषताओं से कहाँ कहाँ प्रश्न आया हुआ है। फिर क्या दिखाना है, इंपॉर्टेंट है अच्छे शिक्षक की विशेषताओं से प्रश्न आपके आया हुआ है, कहाँ कहाँ आया है, पहले प्रश्न दिखाऊंगी, फिर मैं कॉन्सेप्ट दिखाऊंगी, फिर हाँ इतना। इसके बाद मेरा आएगा दूसरा PDF, ठीक है, दूसरा आएगा, मैं भेज भी दूंगी ये कॉन्सेप्ट जितना मैंने पढ़ा दिया वो चीज़ मैं भेज भी दूंगी, ठीक है। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा कहाँ, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। कल का जो टॉपिक होगा ये होगा। साथ में अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित, यानी कि अध्यापक क्या टीचर सेंटर्ड लर्निंग, और साथ में क्या होता है स्टूडेंट ऐसा
मतलब कि सेंट्रल लर्निंग साथ में ऑनलाइन, ये तो ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन ये बाद अगले दिन पढ़ाएंगे। छोटा छोटा टॉपिक लूँगी क्योंकि आपको प्रश्न भी दिखाना है और उत्तर भी दिखाना है। तो ये रही हमारी छोटी सी, हाँ चलो 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 चले ठीक, ओके धन्यवाद। अब मैं आऊँगी प्रथम पेपर के लिए, तो मैं क्लास को यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। और आपको प्रॉपर जिन लोग को जुड़ना होगा आप जा कर के प्रथम पेपर में 800 पे करके आप जुड़ जाना, और पूरी क्लास आप प्रॉपर, ये आप 2 में मुश्किल से मेरे लिए ये 90 दिन का है तो 2 महीने का भाई, पर इसको मैं छोटा छोटा टॉपिक करके 90 दिन तक खींच के ले जाऊँगी, जानबूझ के ले जाऊँगी, ठीक है, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, ओके धन्यवाद। हाँ भेज दूंगी, प्राइस नहीं, प्राइस अभी नहीं, वो ई बुक अभी नहीं दे रही, ई बुक किसी को नहीं दे रही प्रतिभा जी, वो भेज दूंगी इधर, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है धन्यवाद। तो ये रही मेरे कोर्स की क्लासेस, और ये पहली क्लास थी मेरी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, प्लीज़ आप ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। एक छोटी सी डेमो क्लास मैंने आपको दी क्योंकि मैं अलग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी दोस्तों, तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे यूट्यूब पर डालना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर मेरा मजबूत नहीं था, मजबूत बहुत था, लेकिन मैं अपने अन्य छात्रों को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं खुद ही पीछे चली गई, ये बात है। मैं अपने ऊपर मैं कभी ध्यान दी ही, मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ, मैं खुद पर ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ, ठीक है। अब क्लास करते करते 20 कॉल आए होंगी क्लास ज्वाइन करने वालों के, ठीक है, किताब वालों के, पर अभी बाद में बात कर लूँगी। बट फर्स्ट पेपर जिनका हिंदी माध्यम है, जिनका हिंदी विषय है, और आपको प्रथम पेपर नहीं समझ में आता और फर्स्ट पेपर की वजह से आपका प्रश्न रुक रहा है, तो आप मेरे प्रश्न उस वाले प्रथम पेपर वाले बैच को जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी, वाकई में बहुत सुंदर, बहुत सरल शब्दावली में पढ़ाऊंगी, और एक एक प्रश्न दिखा दिखा के आपको पढ़ाऊंगी कि मेरी प्रथम पेपर के ई बुक में किस तरह से प्रश्नोत्तरी मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद।